नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर विजन टेस्ट 2 हैं, पॉलिटी का है, टेस्ट 2 है। तो पहले हम बात कर लेंगे इस टेस्ट 2 में है क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। टेस्ट 2 में वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी है पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, सेंट्रल काउंसिल है, मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट, ये स्टेट लेजिस्लेटर भी आ जाएगा, उसमें विधानसभा भी है। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट में इसमें गवर्नर हैं, सीएम हैं, स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ये इसमें रहेगा। सेकंड है लोकल गवर्नमेंट में रहेगा पंचायती राज है, लोकल अर्बन बॉडीज़ है, यू। जुडिशरी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसमें रहेगा। इलेक्शन कमीशन भी होगा और इसमें फरवरी मंथ की जो विजन की मैगजीन है फरवरी मंथ की, वो करंट अफेयर्स में रहेगा। तो हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है। हम पूरा एलिमिनेशन मेथड के ऊपर काम करेंगे। ये ट्रिक के साथ चलेंगे हम। कई लोगों को ट्रिक पसंद आएगी और मुझे तो उम्मीद है कि सबको आएगी। इसमें हमारा जैसे अब हम इसमें क्या करेंगे पता है, सबसे पहले देखेंगे कि छावनी बोर्ड के बारे में पूछा हुआ है, सही पूछा हुआ है, ये इतना ही देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट सबसे पहले जो मेरी ट्रिक के अनुसार चलना है, अपन आएंगे बिल्कुल ऑप्शन के ऊपर। हमारा यहाँ ऑप्शन ये रहेगा कि इन चारों में से कोई एक होगा, हमें ये सेलेक्ट करना है कि कैसे सही ऑप्शन खोजा जाए। देखो हम कभी भी ये जो डी ऑप्शन है ना, इसके साथ हम कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ये डी ऑप्शन अगर कहीं आएगा ना तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और वो हमको आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो हमारा ऑप्शन डी नहीं रहेगा। हमारा ऑप्शन इन तीनों में रहेगा, ए बी सी में से। अब हम इसमें से देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो ये देखो बी और सी यहाँ कॉमन है, बी और सी कॉमन है। अब आप बात करोगे बी और सी कॉमन कैसे है, तो कॉमन कैसे हैं तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा बी और सी कॉमन क्यों है। कि देखो हम है ना, इसको भी एक माने, इसको भी एक माने और इसको भी एक माने, एक मानते हैं, तीनों को एक मानेंगे। आपको मैं समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ, तीनों को एक मानना है। तो देखो तो हम इसको दो को भी एक मान रहे हैं और तीन को भी एक मान रहे हैं, एक को भी एक मान रहे हैं और तीन को भी एक मान रहे हैं, एक को भी एक मान रहे हैं और इसमें 1 2 3 में इनमें से एक 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 3 है। अब इसमें कॉमन का मतलब समान ऑप्शन किसमें, देखो इसमें 1 और 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 1 और सॉरी यहाँ मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, इसमें 1 और 2, ये 2 हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है और इसमें 1 2 3 तीनों है, तो इसमें 2 और 2 आ रहा है, समझ रहे हैं आप, मतलब ये कॉमन है, 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 3 और इसमें 1 3। कहने वाले भी समझ गए ना, क्योंकि ये आसानी से समझ में आती नहीं कई लोगों को। तो हम कॉमन के अनुसार बताएंगे बी और सी यहाँ पे कॉमन है, इतना ही बताना है, ठीक है। आगे हो गया। तो हमारा आंसर जो रहेगा ना, ज़्यादातर चांस रहेगा कॉमन ऑप्शन में से, कॉमन में छांटने के। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ए बी और सी कॉमन है। अब इसमें भी कौन सा आंसर है, 2 तो होंगे नहीं ना, आंसर तो एक ही होगा। तो एक कॉमन में अब 30, इसका जो आंसर कौन सा होगा ये डिसाइड ही ए करेगा। डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा, ए वाला ऑप्शन डिसाइड करेगा। ए में क्या है, एक आया हुआ है, एक बी और सी में किस में, एक इसमें है, ये है एक इसमें। तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ये हमारी ट्रिक है, आगे देखेंगे अप्लाई होगी नहीं होगी, आप खुद देखोगे भाई कितनों में अप्लाई हो रही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। हर बार ये सी नहीं रहेगा, कई बार ऑप्शन शिफ्ट भी हो जाएंगे, सी की जगह बी आ जाएगा, जरूरी नहीं भाई इसमें एक है तो ये सी रहेगा, ऑप्शन शिफ्ट रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यही रहेगा। और सेकंड बात ये है कि अगर शिफ्ट हो रहा तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, सामान्य प्रवृत्ति का होगा, वो बच्चे को पता होगा, तो ऑप्शन शिफ्ट होगा। अगर हार्ड क्वेश्चन होगा ना तो यही होगा। इसका रीज़न ये है, मैं इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आप सबको अप्लाई करने की सिखा रहा हूँ। हमारा हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर रहा है शुरुआत से ही, ठीक है। और ये जो नया सिलेबस आया 2014 के बाद में, तो जो 2011 में सिलेबस आया और सी सेट लगा, उसके बाद हिंदी मीडियम का रिजल्ट, तो जीएस उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता नहीं होने में। तो मेरा मानना है कि प्री के अंदर अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक से चलेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। और मुझे भी हर बार मेरा लमसम प्री निकला है, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, क्योंकि इस टेक्निक से हो रहा है कार्य और मैंने जिनको बताया उनका भी अच्छा ही हुआ है, जिनका पहले नहीं हो रहा था उनका निकला है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहली मैंने आपको एक बता दी है टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक।
अब दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी ये है कि क्वेश्चन को है ना पहले ऑप्शन से नहीं पढ़ना है, सबसे पहले नहीं पढ़ना है पहला, सबसे पहले पढ़ना है या तो दूसरा या तीसरा। जब भी आपकी इच्छा करे दूसरा पढ़ने की दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ने की करे तो तीसरा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि भाई पहले से स्टार्ट करना, नहीं, पहले से स्टार्ट करने से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आपको ज़्यादातर चांस में तीसरे से स्टार्ट किया कीजिए, ठीक है। और नहीं तो कभी इच्छा करे दूसरा पढ़ो, और आवश्यक नहीं कि दूसरा तीसरा पढ़ो, पहला भी पढ़ लो कभी कभी मन हो तो, लेकिन जब हम डायरेक्ट तीसरे की ऊपर ही आएंगे, तीसरा ही आएंगे। तो तीसरा ये पूछता है कि इनमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य छावनी बोर्ड के अंदर आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं छावनी बोर्ड में, और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं ना वो आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं, आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं, ये सही बात है। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, तो तीसरा सही है। अब हम ये ऐसा करेंगे, जो एलिमिनेट हो जाते हैं ना, छंट जाते हैं, उनको हटा देंगे। तो तीसरा ऑप्शन तो इन ABC तीनों में, तो यहाँ पर हमारा ये ए छंट गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो जो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये गृह मंत्रालय ना, जब भी कोई मंत्रालय दिया जाए ना, वहाँ डाउट किया करो आप कि मंत्रालय ज़्यादातर में गलत ही रहते हैं। और अगर यहाँ पर ये गृह मंत्रालय कैंसिल हो गया तो हमारा दूसरा भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी गया, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया, ऑप्शन सी रहेगा आपका इसका। तो देखो ये पहला पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक समझा रहा हूँ यहाँ पे। आप खुद यहाँ अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 घंटे के अंदर वीडियो आराम से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि गणित के क्षेत्र में रामानुज पुरस्कार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। जो रामानुज का जो पुरस्कार है उसके संदर्भ में बात करनी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बिना पढ़े, जो ये 3 ऑप्शन है इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा यहाँ देखो कॉमन ऑप्शन क्या, मैंने आपको पहले ही बताया डी तो खारिज होगा, डी नहीं लेके चलेंगे हम। डी अगर होगा, ऐसा नहीं कि डी होगा नहीं, जब होगा तो क्वेश्चन सिंपल होगा और अपने आप डी आ जाएगा, अपन को सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब हम इसमें कॉमन की बात करें तो कॉमन देखो, इसमें 1 आ रहा, इसमें भी 1 आ रहा, ठीक है, इसमें 1 और 2 है और इसमें 3 है, तो कॉमन 1 1 है, तो इसका मतलब ये कॉमन है, ए और बी कॉमन है। अब कॉमन तो ये, लेकिन अब इस कॉमन में भी कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, तो इसका डिसाइड करेगा ये सी करेगा। सी में देखो 1 इसमें आया हुआ है, इसमें तो यहाँ भी 1 आया हुआ है, 2 तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर इस हमारी ट्रिक के अनुसार तो ए होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, मैंने बोला तीसरा सबसे पहले पढ़ना, तीसरा पढ़ेंगे। तो रामानुज पुरस्कार के संदर्भ में बात की गई है कि यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है, विकासशील देश के शोधकर्ता को। तो ये विकासशील देश के शोधकर्ता वाला जो बात है ना, इसको हम ये मान नहीं सकते भाई कि ये विकासशील देश के शोधकर्ता को ही मिलता है। जैसे आप देखो, ये अगर आपको पता नहीं तो इसको अभी रहने दो, या तो विकासशील हो सकता है, विकसित होता है, क्या दिक्कत है। और ज़्यादातर ये ब्रिटेन वाले देते हैं, ये रामानुज पुरस्कार ब्रिटेन वाला देता, तो ये विकासशील को क्यों देगा, ये भी थोड़ा डाउट करना चाहिए आपको। अभी तक किसी महिला को नहीं मिला है, देखो ये जैसे स्ट्रीम आते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये अभी महिला को मिला है। 2021 वाला जो पुरस्कार है ना, ये नीना गुप्ता नाम की महिला है, उसी को मिला हुआ है। तो दूसरा सीधा एलिमिनेट हो जाता है, दूसरा एलिमिनेट हुआ, सी और डी गए। अब हमारे पास क्या बचता है, 1 और 3 बचता है। अगर आपको 1 आ रहा है ना तो 3 आने की आवश्यकता ही नहीं। 1 क्या है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार हैं, ये इसकी स्थापना जो की गई थी ना, अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और नील्स हेनरिक एम्बल मेमोरियम फंड और इन्हें इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन द्वारा की गई थी। तो ये आपका गलत हो गया। तो ये जो कैम्ब्रिज वाला है ना, तो यहाँ कैम्ब्रिज खत्म होता है, तो पहला गया। अब आप यहाँ देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको अगर ये पहला वाला पता होता ना कि जो रामानुज है, इसकी स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया, ये अगर गलत आपको ये पहले पता हो जाता ना, तो ये देखो यहाँ पर है ना आपके 1 ये गया, 1 गया और 1 गया, तो पीछे यहाँ 3 ही बचता है। आपका क्या बचता है, ये 3 ऑप्शन, तो हमारी आंसर आ जाता है 3। तो ये है ना, अगर आपको कभी डाउट होता ना इसके ऊपर कि भाई ये है कि नहीं है, तो डाउट करने के लिए आप यहाँ ध्यान रखो,
इसको आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको इसकी जानकारी हो, बस इतना कोई जानकारी पहला ही हो, दूसरा भी हो इसकी भी कोई जानकारी नहीं, भाई नीना गुप्ता को मिला नहीं मिला, ये भी आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक नहीं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे एलिमिनेशन मेथड पकड़ पा रहे हो कि क्या एलिमिनेशन मेथड होता है। जैसे हमारे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आया था वही यहाँ ज़्यादातर चांस में रहेगा निकलेगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग जो नहीं निकलेगा इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब बात करें तीसरे की। तीसरा है कि स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। जैसे अगर यहाँ ऑप्शन शिफ्टिंग हो रहा था, इसका मतलब ये पहला जो है ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये एक से खारिज हो गए, तीनों ही निकल रहे थे। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई हमारे अनुसार तो कॉमन ऑप्शन यहाँ कौन सा आ रहा है। कॉमन ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहा है ए और सी। कॉमन कौन सा है, ए सी है। अब इसमें भी कौन सा होगा तो पकड़ेंगे, डी तो हमने कैंसिल करना ही हमारा, और बाकी ये बी के हिसाब से पकड़ेंगे। बी में 2 आ रहा, 2 इसमें, तो हमारे अनुसार ऑप्शन तो होना चाहिए कौन सा, हमारे अनुसार होना चाहिए ए। तो अब देखते कौन सा ऑप्शन है। तो स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है, स्टेम कोशिकाओं के बारे में पूछा हुआ है। तो पढ़ेंगे, तीसरा ही पढ़ते हैं। स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ आप जैसे केवल वेवल आया था ना, तो वैसे खारिज होता है ज़्यादा संदर्भ में, और बाकी ये गलत भी है कि इसको उभयचर जो होते हैं ना उसमें और पादपों की स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है, उभयचरों से भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्टेम स्तनधारी नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, तीसरा गया। तो तीसरा जाने से क्या हुआ, देखो ये सी गया और ये डी गया हमारे। अब दूसरा तो पढ़ना ही नहीं अपन को, क्योंकि दूसरा तो दोनों में आ रहा। पीछे एक बचता ए, स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये एकदम सही है, स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो हमने ऑप्शन भी ए ही निकाला था और इसका ऑप्शन भी ए ही है। अब चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे चौथा जो है किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कोई राज्य का विधेयक है, उसके संदर्भ में पूछा हुआ है कि राज्य के विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देख लेंगे कौन सा सही है कि राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। गलत है, ये राज्यपाल उसके लिए आरक्षित करता है 301 के तहत, तो वहाँ राष्ट्रपति भूमिका हो जाती है। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। हाँ, ये एकदम सही बात है, एक बार अगर आरक्षित हो जाता है उसके बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये अपना यहाँ सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। बाकी 30 से अगर देखा जाएगा तो राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। ये कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पे स्वीकृति देने वाला, आप बिना स्वीकृति दे भी काम कर सकते हैं। स्वीकृति देने की कोई राष्ट्रपति की बाध्यता नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सिंपल था, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। तो हम आगे चलेंगे। अब देखो मैंने बोला था सही है गलत है वो देखना चाहिए, देखो ये नहीं पूछा हुआ सही कौन सा नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखना भी बड़ा ही जरूरी है कि सही कौन सा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉमन ऑप्शन यहाँ क्या आ रहा है, तीनों ही कॉमन आ रहे, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो हम यहाँ छांट नहीं सकते कौन सा है। तीसरा तो हमने हमारे ट्रिक के अनुसार बार होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या है। तीसरा पढ़ते हैं कि निंदा प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। गलत बात है, अविश्वास प्रस्ताव होता है ना वही मंत्री परिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव होता है मंत्री परिषद है और व्यक्तिगत रूप से भी किसी भी सदस्य जो मंत्री है उसके विरुद्ध किया जा सकता है। तो तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत है जब अब हमारे यहाँ ए चला गया, सॉरी हाँ तीसरा गलत है जब ए गया। अब 3 इसमें ही बचते हैं, इन तीनों में 3 बच रहे हैं। देखो ये तीनों में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रहेगा। अब दूसरा पूछा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मैंने अभी बोला है, वो अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद के विरुद्ध, किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। मंत्री एक मंत्री के विरुद्ध नहीं है। तो दूसरा भी गलत है, तो दूसरा भी गलत है। दूसरा इन दोनों में आ रहा तो सी भी जाएगा, ये सी गया। अब हमारा देखते हैं पहला सही है गलत है, पहले से हमारा आंसर आ जाएगा। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सही है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है ना वो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो पहला सही है, लेकिन इसने क्या गलत पूछा तो ये हमारा नहीं रहेगा, तो ये डी भी चला जाएगा, डी चला जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ बी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से आगे चलेंगे। निम्न से कौन संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। इनके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो ये तो रिटर्निंग जो अधिकारी होता है वही उत्तरदायी होता है, रिटर्निंग अधिकारी। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं,
जो वेतन और भत्ते हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन आदि का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद करती है। तो ये गलत हो गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके लिए उनमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, गलत है, नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में जो भी अलाभकारी परिवर्तन होगा नहीं कर सके। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये राज्य की नहीं होते भैया। जब बात ही उच्चतम न्यायालय की हो रही, सुप्रीम कोर्ट की होती, तो राज्य की कैसे हो सकता है? तो गलत हो गया, तीनों ही गलत हो गया। बिल्कुल ही एलिमिनेशन मेथड से ही काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो डायरेक्ट हम पकड़ के बाहर निकालते, छंटनी करने काम कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? अपने विवेकाधिकार से किस में कार्य कर सकता है राज्यपाल? तो हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। इसमें कॉमन ऑप्शन आ रहा है कोई? बिल्कुल आ रहा है। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है आपके ये 1 और 3, ये कॉमन है, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 2 2 है, इसमें 1 2 3 3 है, और इसमें केवल 1 है। तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ? 1 1 वाला कॉमन हुआ, इसका मतलब ये कॉमन है, ये ऑप्शन कॉमन है। तो हमारा ज़्यादातर चांस रहेगा कि कॉमन ऑप्शन में से ही निकलेगा। अगर कॉमन से नहीं निकला, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखते हैं क्या पूछा हुआ। सही पूछा हुआ, देखो ये सही वाला आपको पता होना जरूरी है। आप ये देखो सही पूछा हुआ है, ठीक है। और तीसरे से पढ़ेंगे, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये सही बात है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये विवेकाधिकार है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है जो राज्यपाल है। तो क्योंकि अभी आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में देख रहे हो, बिना बहुमत के भी बनाए जा रहे हैं। तो 8 में तीसरा एकदम सही है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सही होने से हमारा 1 चला गया और बी भी चला गया, क्योंकि इनमें तीसरा है नहीं। तो हमारा अब ऑप्शन ये बचता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा अगर सही हो गया तो हमारा आंसर सी आ जाएगा, नहीं तो हमारा डी रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना, ये भी विवेकाधिकार है। ये कोई मुख्यमंत्री से पूछ कर तो नहीं रखता है, इसलिए विवेकाधिकार है। तो दूसरा भी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। देखो अगर यहाँ ट्रिक शिफ्ट कर रही है, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी एक तरह का विवेकाधिकार है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री उसको सलाह नहीं देता। मुख्यमंत्री कभी थोड़ा ही बोलेगा कि मेरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए शिफ्ट हो गया है ऑप्शन। डीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जिला योजना समिति के संदर्भ में बात की गई। तो हम सीधे कहाँ आ जाएंगे? सही पूछा हुआ, पहले ये देखना पूछा क्या है, सही पूछा है। हम सीधे क्या करेंगे? कॉमन ऑप्शन पे चले जाएंगे। कॉमन ऑप्शन कौन सा है? हमारा बी और सी है। अब डिसाइड कौन करेगा? ये डी तो करने वाला नहीं, डिसाइड हमारा ए करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शन, हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी, क्योंकि 1 में 1 आ रहा है और सी में भी 1 है, तो सी होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, तो सी हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा एलिमिनेट होगा, तो दूसरा पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है? ये नवा क्वेश्चन है। नवे में बोल रहे हैं कि डीपीसी, जिला योजना समिति के बारे में बात की है। जिला योजना समिति, डीपीसी के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, सभी सदस्य नहीं होते हैं, डीपीसी के सभी सदस्य नहीं होते हैं। जिला योजना समिति के कम से कम 4/5 सदस्य होते हैं, मतलब 80% सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर पंचायतों की और जिले में जो नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गया हमारा। अब क्या बचा हुआ? देखो दूसरा गलत हो गया। अब 1 तो सही होगा, 1 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये जो 1 है ये पढ़ने की आवश्यकता है। 3 पढ़ते, 3 अगर सही हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, नहीं होगा तो ए हो जाएगा। इसमें जिले की ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है, एकदम सही बात है, तो इसमें सी होगा। हमारा भी सी था एलिमिनेशन मेथड से, और ये भी सी आ रहा है। ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये एलिमिनेशन का भी बाप है, इससे भी आगे बढ़कर है, क्योंकि एलिमिनेशन में तो सिर्फ आप छांटते हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे आंसर आएगा। जैसे ये इसमें सही पूछा हुआ, इसमें नहीं होगा, इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। मल्टी जो ऑप्शनल होगा उसमें ही रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टी नहीं, इसमें दोनों में से कोई एक तो छांटना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के अंदर जो है ना, वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें, तो इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, यहाँ थोड़े होता है। उपराष्ट्रपति तो लोकसभा राज्यसभा में ही होगा, विधानसभा नहीं का राष्ट्रपति में होता है, तो गलत हो गया ये। और उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों शब्दों में विशेष, देखो ये विशेष नहीं है, साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को, तो ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। हमारा ऑप्शन यहाँ डी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है।
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। जो सरकारी उपक्रम है उसकी जो समिति बनी हुई है उसके संदर्भ में बताना है अपन को। बताएंगे भाई, इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही हो सकता है। हाँ तो सही बात है, ये लोकसभा से ही इसका होता है अध्यक्ष। सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। दोनों सही है। सरकारी उपक्रम समिति PSE होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसमें सी हो जाएगा। चलो थोड़ी बहुत कभी गलती हो जाएगी तो देख लेना, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को देगा। इसमें क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। विजन की जो लेवल है उसमें थोड़ा ही है। अब 13वां है क्वेश्चन, ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। देखो इनमें निश्चित कार्यकाल तो देखो ऐसा है कि 65 वर्ष रहता है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। उस संदर्भ में देखा जाए तो नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लाने के प्रस्ताव के सिवाय विधानसभा बिल्कुल से कोई चर्चा नहीं की जा सकती। आचरण के ऊपर होगा तो हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया भैया? इसमें ये सी हो जाएगा ना, ऑप्शन दोनों सही है। अब 14 पढ़ते हैं। विधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना। विधान परिषद के संदर्भ में बात करनी है अपन को। विधान परिषद, सॉरी ठीक कर लेंगे बात। विधान परिषद में कौन सी बात है? राज्यों में विधान परिषद के सर्जन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। भैया विधान परिषद के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है भैया। किसने बोला आपको? होती नहीं। विधान परिषद तो कितनी 6 या 7 ही है, अभी शायद 7 है। कश्मीर हटा दिया और वहाँ तेलंगाना एक बढ़ गई थी तो वहाँ पर 7 हो गई थी। किसके पास साधारण विधेयकों के लिए इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियाँ होती है। साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा की समान शक्तियाँ होती है। विधानसभा की समान कैसे शक्तियाँ हो सकती है? समान, इसके पास कोई विधेयक समान शक्ति नहीं। 14 दिन के लिए देते हैं, अगर 14 दिन में काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो छांट के बाहर कर लेते वापस दोबारा। तो इसके अंदर तो ऑप्शन क्या हो गया? तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, तो यहाँ डी ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15वां बोल रहा है, इनमें से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है? राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्हित हो जाता है, मतलब उसको निकाल दिया जाता है राज्य विधानसभा से। कौन कौन सी परिस्थिति पूछी जा रही है? तो इसमें तो देखेंगे हमारे ट्रैकिंग के अनुसार तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ कॉमन पकड़ेंगे। कॉमन ए और सी आ रहा है यहाँ पे, और इसका डिसाइड ये बी वाला फैक्टर कर रहा है, तो 2 इसमें आ रहा है, तो हमारे अनुसार तो ए होगा। तो इसका मतलब 30 सा गलत होना चाहिए हमारी टेक्निक के अनुसार। तो देखते हैं, यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्हित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी 1985 में लाए थे, उसमें ये प्रावधान था, दल बदल विरोधी कानून था इसमें, तो ये तो सही है। तो 30 तो सही है, 30 सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए आ रहा था तो ए से शिफ्ट हो रहा है सीधा, डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ या तो ये चले गए, 30 सही है, इसका मतलब ए चला गया और बी चला गया। अब पीछे सी और डी बचा हुआ है। अब इसका मतलब पहला तो सही है ही है, कोई पढ़ना ही नहीं अपन को। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा सही या गलत है। यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, तो एकदम सही बात है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों ही सही है। देखो यहाँ ऑप्शन मैंने बोला ना, अगर मेरा ऑप्शन यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों सा क्वेश्चन होता है तो वहाँ शिफ्टिंग होगा, नहीं तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन में यही संभावना बढ़ेगी कि शिफ्टिंग नहीं रहेगा। अब 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पंचायती राज भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। कौन सा सही है? पंचायती राज के संदर्भ में सही पूछा हुआ है। हाँ तो बता देंगे कौन सा क्वेश्चन सही है। पंचायती राज संस्थानों को 1982 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। नहीं, ये 1982 नहीं, 1992 में था। आप जानते हो 1992-93 में जो था ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो 30 देखो हम पहले से ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे ये ए और सी कॉमन आ रहा है, और इसके अनुसार ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए। हम ए मान के चले, ए नहीं होगा तो शिफ्टिंग हो जाएगा। तो 30 तो गया, हमने अभी देख लिया था, ये 30 यहाँ पे ये गया, सी डी गए। अब दूसरा तो सही है क्योंकि दोनों में आ रहा है। अब पहले के ऊपर डिसाइड करेगा कि पहला क्या बोल रहा है। पहला सही है तो ए हो जाएगा, शिफ्ट कर लेंगे, नहीं तो हम बी रखेंगे। बलवंत राय मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। 2 स्तरीय तो गलत हो गया भैया, 3 की थी, आप जानते हो। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला पंचायत है, जिला परिषद। तो ये पहला गलत हो गया, तो यहाँ पहला गलत हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा बी आ गया। अगर हम इसमें अगर देखा जाए ना आपको,
तो अगर हम पहला ही एलिमिनेट कर लेते हैं, मैंने बोला ना अगर ऑप्शन शिफ्ट हो रहा है हमारे जैसे इसमें ऑप्शन शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल बच्चों सा क्वेश्चन है। अब बच्चों को पता है 2 स्त्री नहीं किया, तो इसका मतलब पहला तो गलत ही हो रहा है, ये पहला गलत हुआ, पहला गलत हुआ, पहला गलत हुआ, तो और 2 ऑप्शन तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब बच्चे चिल्लाएंगे 82 में था, 83 में था, 84 में था, अरे जब पता ही नहीं होना चाहिए, इसमें चीज़ों में कोई दिक्कत ही नहीं। ये होते हैं एलिमिनेशन टेक्निक होती है, यूपीएससी के अंदर लगती है जब विजन जैसे पेपर में हो रही, क्योंकि माना जाता है कि विजन ये पेपर जो है ना यूपीएससी से 1.5 गुना हार्ड होता है। जितना यूपीएससी हार्ड होते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा विजन का हार्ड होता है। तो जब विजन का हार्ड होता है तो फिर आप मान के चलो यूपीएससी तो उससे बेहतर कम ही हार्ड होगा। कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। अंतर्राज्यीय व्यापार है और वाणिज्य के संदर्भ में, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो हम 17वें क्वेश्चन में विचार करने की कोशिश करेंगे क्या है। तो भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह संबंध इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत किया गया। तो अंतर्राज्यीय जो व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में है ना, ये संसद के अंदर ये घोषणा की गई है 301 में, आर्टिकल 301 में, तो ये किया हुआ है। तो ये पहला तो गया, पहला गया। राज्य संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो राज्य की व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा सकती है, इसमें अगर बात किया जाएगा तो बिल्कुल सही है, संसद राज्यों के व्यापार वाणिज्य में लगा सकती है, तो दूसरा सही। इसमें हार्ड कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ है भाई, संसद तो कुछ भी कार्य कर सकती है, तो इसमें अपन को डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 17वां गया। बात करें 18वां की, कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 18वां, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में हर बार पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी काफ़ी बार पूछ लिया, हर बार तो क्या काफ़ी बार पूछा है। ये अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करता है 5वीं और 6ठी अनुसूची। पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन होने पर, अगर पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन हो जाता है तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसे 5 वर्ष की अवधि की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा? नहीं, 5 वर्ष की नहीं, जो पीछे बचा हुआ है 3 साल बचा हुआ है तो 3 साल ही रहेगा। शेष कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचित नहीं किया जाएगा? गलत है, किया जाएगा। शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा? बिल्कुल सही। आपको बताएं गांव में सरपंच में ये होता ही रहता है। राज्य विधानसभा कार्रवाई की दिशा निर्देशित करेगी? ये भी गलत है, राज्य विधानसभा नहीं। इसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो इसमें एकदम स्पष्ट रूप से बात कर लेता है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सही लगे, बढ़िया लगे, एलिमिनेशन टेक्निक आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी का जो बेल आइकन होता है उसे दबाओ। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उससे जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे पहुँचेगा उतना ही एजुकेशन वाला चैनल होता है वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। मैं आपको यहाँ पर ना तो कभी पेड करने वाला हूँ इस चीज़ को, यूट्यूब को, अपने वीडियो को, सारे के सारे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। विजन के 35 है, सारे जितने भी लास्ट ईयर के पेपर आए हुए, टॉपर्स की कॉपी है जो मेंस वाली, वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्न से किसके अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्थानीय शासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य विधानमंडल है, उसमें कथनों पर विचार करना है, तो करेंगे भैया। विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, क्या दिक्कत है। विधानसभा द्वारा अस्वीकृत किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो जाता है। विधानसभा द्वारा अस्वीकृत, बिल्कुल सही है, हो जाता है। विधान परिषद को कोई अधिकार थोड़ी है, बहुत ही कम अधिकार है, कुछ भी अधिकार नहीं है, 14 दिन तक वो रख सकती है, तो इसमें सी हो गया, इसमें कोई खास है नहीं। अब 22वें में आ जाते हैं कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से देखें। निम्न से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं की है? तो कौन कौन सी समिति की? तो ये सरकारी आयोग ने भी की थी, ठीक है, ये 1983 का आयोग था। के पुंसी ने भी 2007-8 में की थी। राजमन्नार आयोग ये तमिलनाडु सरकार ने 1969 में की थी, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए की थी। और ये जो है ना राजमन्नार, इसने तो बोला था कि कलेक्टर वलेक्टर के पदों को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की थोपी हुई चीज़ें होती है। राज्यपाल के संदर्भ में बहुत ज़्यादा अनुशंसाएं की थी। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 के संदर्भ में पूछा हुआ, तो ये तो रूस और जर्मन के संबंध में पाइपलाइन बिछाई थी, जो ये काफ़ी लोगों से जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये पाइपलाइन पिट्सबर्ग के पास रूस के तट से जर्मन में लुम्बिन तक जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये था, ये करंट की चीज़ें जो आप खुद पढ़ लेना, मैपिंग वेपिंग भी इसमें अच्छे से
और हो सकता है क्वेश्चन कभी प्री में तो पूछने की संभावना है, और मेंस में भी IR से रिलेटेड करके पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में तो सेकंड पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि नहीं, उपराष्ट्रपति 6 महीने तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कितने 6 मंथ, तो 6 मंथ रहेगा। तो इसमें गया भैया, दूसरा तो गया, दूसरा गया, दूसरा गया। अब पीछे ए या डी में से कोई होगा, तो एक तो देखते पहला क्या है कि संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही उन पर महाभियोग, बिल्कुल जो संविधान का उल्लंघन होगा तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन नहीं होगा तो नहीं है। कदाचार वदाचार वाला और सुप्रीम कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति भी नहीं है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 25 में, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब मुख्यमंत्री की बात की जा रही भैया, तो हमारा अनुसार तो देखो कॉमन ऑप्शन ABC तीनों यहाँ आ रहे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब ऐसा करते हैं ना अपन, ए B या C में से किसी एक को गलत करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो B पहले पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है, ये गलत हो गया ना। कभी भी क्यों करेगा भैया, राज्यपाल के घर का राज है क्या? जब बहुमत होगा, नहीं होगा तब कर सकता है, जब बहुमत नहीं है तो इसलिए तो बुलाता है, फ्लोर टेस्ट करते हैं। तो दूसरा गया, दूसरा गया, दूसरा गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर C आ गया ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं, एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, बाकी नहीं पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, तो करेंगे। सेकंड पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यताएं निर्वाचनों में उनके कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती हैं। हाँ, ये सही बात है, ये 324 आर्टिकल के तहत प्रावधान किए गए, तो करता है, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है, ये भी ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर ही देता है। ठीक है, उसके कुछ रूल होते हैं, राष्ट्रीय दल, राज्य दल, ये प्री में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना कि क्या क्या प्रावधान है, उसके आधार पर इनको मान्यता दी जाती है। कैसे दल का प्रतीक दिया जाता है, क्या क्या प्रावधान है, वो देख लेना आप। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? तो यहाँ देखो, ये एलिमिनेशन टेक्निक हमारी अकॉर्डिंग टू हमारे देखेंगे BC लग रहा है, ठीक है, कॉमन ये आ रहा, और इसमें A आ रहा, तो इसमें A आ रहा है, तो हमारे अनुसार तो B ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा तो हमारा ऑप्शन शिफ्ट होगा। तो अब देखो यहाँ पर तीसरा पढ़ लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तीसरा एकदम सही है, तो तीसरा सही है। इसका मतलब ये तीसरा तो ये रहा, दो तो गए, एक और A भी गए, ठीक है। अब दूसरा तो सही हो गई क्योंकि दोनों में आ रहा है, अब पीछे एक बचता है, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन यहाँ शिफ्ट हो गया, D हो गया। आपको ये देख रहे हैं ना ऑप्शन शिफ्ट कैसे होता है, ये शिफ्टिंग भी देख लो, क्योंकि ये UPSC है, यहाँ कोई मैं झोला छाप डॉक्टरों की तरह आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको रूट होके कौन से हमारे एक ही ऑप्शन रहेंगे, नहीं। आपको अगर समझना है तो आप एकदम निश्चित माइंड से समझो, 100 क्वेश्चन पूरे समझोगे, और 35 की 35 टेस्ट पेपर में बताऊंगा, इसमें समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके ऊपर विश्वास करके आप देखते रहो। ऐसा नहीं कि यार इसने तो B बोला था, ये D कैसे आ गया, ऐसे नहीं होता भैया। अगर मैंने बोला है तो हार्ड क्वेश्चन होगा। आप प्रधानमंत्री नीति, ये राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है, नीति आयोग का अध्यक्ष है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ट्रिक काम बहुत कम करेगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में ये ट्रिक जो होती है ना एलिमिनेट हो, मतलब हटती रहेगी, शिफ्टिंग करेगी ट्रिक। अब क्वेश्चन आता है 28वां। मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं उसमें क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उसमें विचार करना है, तो कर लेंगे। मंत्रिमंडलीय समितियों में ये संविधानोत्तर निकाय बिल्कुल है। मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं वो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, संविधानोत्तर है। अब देखो यहाँ जैसे सभी आ गए, देखो ये सभी आ गया, तो सभी आ गए तो वैसे एलिमिनेट होगा। सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते नहीं है, कुछ गृह मंत्री जैसे जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी गृह मंत्री करते हैं, कहीं कहीं वित्त मंत्री भी कर लेता है, एक दो जगह है। लेकिन जहां पर भी प्रधानमंत्री मौजूद होगा तो उसकी अध्यक्षता तो मतलब प्रधानमंत्री ही करेगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बैठा पास में साइड में खुशी लग गई और गृह मंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो विशेष परिस्थितियों में जो वित्त मंत्री और ये भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा तो गया, तो पहला यही होगा, ये संविधान तरफ सही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, शिफ्ट है। जो शिफ्ट चर्चा में कब आया, जब PNB घोटाला हो गया था, मेहुल चौक से हैं और नीरव मोदी वो भाग गए, तो उस टाइम होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, उस टाइम शिफ्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसमें क्या है कि ये सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने की मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, ये शिफ्ट है, ये ध्यान रखना। थोड़ा अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी तो आप डीपली जाके इसको पढ़िए, इकोनॉमी। भारत में निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा में चुनाव होते हैं ना वो इसके तहत होते हैं। इसमें क्या है 50% नहीं, जिसको ज़्यादा वोट आएंगे ना, जिसको ज़्यादा आएंगे वो ही चुनाव जीत जाएगा, ये रहेगा। तो इसमें क्या अल्पसंख्यकों जो होते हैं ना वर्ग, उनको थोड़ी हानि रहती है, क्योंकि
कम वोट वाला भी जीत जाता है, जिसमें अगर जैसे लोकसभा में आपको पता है 31% वोट ला के सरकार बहुमत में भी आ जाती है 31% में। और जो विधायक है लोकसभा में जो सांसद है वो भी बहुत कम, जो जिसको ज़्यादा वोट आएंगे, इसका मतलब ये है। तो देख लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं 30वां क्या बोल रहे हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। तो ये दिक्कत क्या है, बिल्कुल सही है, करता है, ये पहला तो सही हो गया। इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50%, देखो 50% नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के लिए होता है 50% से एक अधिक, वो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो ये हो जाएगा इसमें। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में अपन को बात करनी भाई, चुनावी बॉन्ड जो अभी मोदी सरकार लाई थी, इसमें बोला गया था भाई कि ये ठीक है कि जो चुनाव जो निर्वाचन में जो गड़बड़ी होती है और जो पार्टियों को चंदा वंदा आता है उससे संबंध में ये था। तो इसमें ये प्रावधान किया था भाई 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के लिए बॉन्ड के रूप में SBI से लेते थे। सभी राजनीतिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने नहीं, इसमें जो जिसको 1% से अगर ज़्यादा वोट प्राप्त होते थे ना, वही कर पाते थे। तो ये पहले गलत हो गया, ठीक है। 1% वाला प्रावधान है। सेकंड है, चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। तो चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा, क्यों नहीं, व्यक्ति खरीद सकता है, कंपनी खरीद सकती है, कोई भी खरीद सकता है, क्या दिक्कत है। तो ये गया, पहला गलत हो गया, ये दूसरा भी गलत हो गया, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी शाखा और एक सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात की जा रही है, बिल्कुल सही है भाई, कार्यकारी शाखा और शासन करती है। और सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि एक ऐसी नीति का अनुसरण करें जिससे सहमत हो, जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब है कि मंत्रिपरिषद है ना, किसी मुद्दे पर असहमत नहीं हो सकती है। एक मंत्री अगर असहमत है तो अपना त्याग पत्र दे दो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री वाली जो बैठकें होती है ना, उसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद निर्णय करती है ना, वो सामूहिकता के आधार पर करती है, किसी एक ही नहीं। इसलिए तो जो किसी को अगर हटाना होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, न कि एक मंत्री के विरुद्ध। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। सी, इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में अपन को बात करनी है। इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है और भारत को एक पर्यवेक्षक का दर्जा, ये पर्यवेक्षक का दर्जा भारत को नहीं मिला था, ये भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था 2019 में, पर्यवेक्षक नहीं था वो, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया। और इसमें 4 महाद्वीप पर विस्तृत है, बिल्कुल ये सही। ये आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आपको नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग टू मैं वैसे 4 बार आता हूँ तो उसको मैं गलत ही कर लेता हूँ, लेकिन ये सही है, 4 ही है यहाँ पे। तो इस चीज़ों को तो आपको गौर से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो आंकड़े आते हैं ना, अगर मेरे को पता नहीं होता ना क्वेश्चन के बारे में, तो मैं उन आंकड़ों को ज़्यादातर संभावना रहती है गलती करता हूँ, क्योंकि मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। और अगर मेरे 30 से 38 क्वेश्चन के बीच गलत होते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं रहती है। इसलिए मैं आराम से सोच समझ के ही करता हूँ कि मेरे को 35 क्वेश्चन गलत करने हैं। ये मेरे माइंड में, मस्तिष्क में सदैव रहता है कि मेरे को 35 क्वेश्चन गलत करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 35 से 38 तक भी कर सकता हूँ। अभी जो वर्तमान में कटअप चल रही है उसमें तो 38 तक भी कर सकता हूँ मैं गलत। अब 34 क्वेश्चन है, 34 के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या हो रहा है, हाँ ये 34, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित, अंतर्राज्यीय परिषद एक सरकारी आयोग ने बोला था 1990 में गठित हुई थी, तो ये पूंछी आयोग नहीं था, पहला तो गलत हो गया। और दूसरा इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं, ये सही बात है। तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब बात करें धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार करना। भाई धन विधेयक के संदर्भ में क्या बात करनी है, तो धन विधेयक है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो सही बात है, सभी धन विधेयक छोटा होता है, वित्त विधेयक बड़ा होता है। धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक होती नहीं धन विधेयक के लिए, सिर्फ लोकसभा की भाषी शक्तियाँ होती है। तो ये गलत हो गया, तो पहला सही हो गया। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। ये जो धन विधेयक 110 है, 117 है, वित्त विधेयक 117 में बताया गया हुआ है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। संविधान के संदर्भ में करेंगे। वन जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, संवर्ती सूची का है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें 5 सब्जेक्ट जोड़े थे, एक जोड़ा था शिक्षा जोड़ा था, एक वन था, ठीक है, एक बाप और माट था, बाट और माप, एक वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण था और एक न्याय था, न्याय प्रशासन। ये जो 5 सब्जेक्ट थे ना, वो संघ सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दी, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो पहला तो गया। अब हमारा ट्रिक के अनुसार देखें, हमारी ट्रिक में क्या बैठ रहा था, जो ये अगर ये अपन डायरेक्ट हमारी ट्रिक देखते तो हमारी ट्रिक के अनुसार तो देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, और कॉमन एक ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी अगर बी डिसाइड करता है तो हमारे अनुसार तो ये 3 होना चाहिए हमारा, तो ऑप्शन तो आप देखते हैं। तो वन चला गया। अब कृषि राज्य सूची के विषय बिल्कुल सही बात है, और शिक्षा संवर्ती सूची में मैंने बोला शिक्षा यहाँ शामिल हुई। तो हमारे जो ये अगर हार्ड क्वेश्चन ऐसे मानोगे ना, तो हमारे अनुसार ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन है सी।
देखो जो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, जो हार्ड क्वेश्चन जुड़ा थोड़ा रहेगा तो वहाँ शिफ्ट कम होगी और हम जो अकॉर्डिंग निकालेंगे बिना क्वेश्चन देखे भी जो आंसर निकल रहा है वो ये आंसर बैठ रहा है। राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक होते हैं? जो राज्य की विधान परिषद के निर्वाचकों में कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक, देखो अगर हम हमारे अकॉर्डिंग इसमें बिना देखे अगर हम जाएं तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें कॉमन देखो ये 3 आ रहे हैं यार, 1 2 और 3, तो 3 जब कॉमन आए तो फिर मज़ा नहीं आता उसमें, तो फिर देख लेते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कब होते हैं? विधान परिषदों के लिए प्राथमिक थोड़ी हो सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते ही नहीं। तो जैसे ही दूसरा नहीं हुआ, दूसरा ये नहीं हुआ, दूसरा ये नहीं हुआ, दूसरा ये नहीं हुआ, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है। एलिमिनेशन टेक्निक में कैसे मतलब हार्ड क्वेश्चन एकदम कैसे लोग जो हाथ पे फूल जाते हैं कि यार हार्ड आ गया, तो हार्ड में दिक्कत नहीं होती, आप पढ़ो आप अच्छे से निकाल पाओगे। अब ये पूछा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष, तो ये राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित करता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चिक्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। व्हाइट चिक मैकॉक है, तो ये तो भैया थोड़ा आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, फरवरी मैगजीन में ये आया हुआ है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन देखते हैं ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तहत है, नहीं इसमें कोई अनुसूची नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, दूसरा गया। पहला देखते हैं, इसकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं और अन्य मैकाक प्रजातियों की तुलना में इसकी पूंछ लंबी होती है, ये सही बात है। ये थोड़ा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। अब क्वेश्चन 40वें है कि विभिन्न राज्य स्तरीय निर्वाचक कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखो यहाँ गलत पूछा हुआ है, आप इसके ऊपर गौर किया करो, सही पूछा है गलत पूछा हुआ है, तो देखेंगे पूछेंगे अपन करेंगे। राज्य स्तरीय निर्वाचक कार्यालयों के संदर्भ में कि राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं वो जो निर्वाचक अधिकारी होते हैं ना वही करते हैं, राज्यपाल नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है, ठीक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार के परामर्श से किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया, तो इसने गलत ही पूछा, तो इसका मतलब एक तो होगा, तो पहला तो गलत है, ये दूसरा चला गया, ये चला गया पहला, और अब देखते दूसरा गलत है नहीं है। जिला स्तर पर निर्वाचक अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को जिले के न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। जिला स्तर पर जो रिटर्निंग अधिकारी ना, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के संचालन की निर्वाचन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको उत्तरदायी होता है, और भारत का निर्वाचन आयोग जो है राज्य सरकार होता है, स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी का करता है। तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जिला अधिकारी नहीं है, तो ये गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत पूछा और दोनों गलत है, तो 40 में हो गया। अब बात करें नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो नगर निगम है ना उसके संदर्भ में पूछा हुआ कथनों पर विचार करना, गलत कौन सा है? सही पूछा हुआ, नगर निगमों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही पूछा हुआ तो करेंगे। राज्य में इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधान मंडलों के एक अधिनियम द्वारा की जाती है, तो हाँ ठीक है, अधिनियम द्वारा ही की जाती है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। महापौर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापौर नहीं होता, सीईओ होता है ना, सीईओ वो होता है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गैर नाटो सहयोगी के दर्जे के संदर्भ में पूछा हुआ है, तो गैर नाटो सदस्य संदर्भ में यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पद नाम है, यूरोपीय संघ नहीं, ये अमेरिका के संदर्भ में बात की गई, तो ये पहला गलत हो जाएगा। यह निर्दिष्ट देश के लिए सैन्य तथा आर्थिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी शामिल करता है, तो ये गलत है। इसके अंदर जो ये सुरक्षा जो है ना ये गलत है, इसमें सुरक्षा प्रतिबद्धता शामिल नहीं की गई है, ये सुरक्षा प्रतिबद्धता गलत है, तो ये दोनों गलत होगी इसके अंदर, तो डी हो जाएगा। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। अब निजी सदस्य, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, निजी सदस्य के बारे में पूछा हुआ है। यह संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है, एकदम सही बात है, मंत्री नहीं होगा ना, निजी का मतलब ये जो मंत्री ना हो वही होगा निजी का मतलब, तो पहला सही है, पहला सही है, तो हमारा एलिमिनेट हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया, पहला सॉरी ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला ये एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास पहला तो है, अब दूसरा चेक करना है। किसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? नहीं, विधि विभाग के परामर्श नहीं, इसमें विधि विभाग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये निजी है, तो निजी वाला ये इसको विधि विभाग से, और विभाग इसको कुछ नहीं बोलता कि अपने अनुसार तैयार करो, हम कोई सहायता न देंगे, तो ये दूसरा गलत हो गया, तो 43 में ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नाम निर्देशित किया जा सकता है? हाँ सही बात है, किसी को कितनी बार करो क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं, राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष होता है, गलत बात है। राज्यपाल जो है ना राज्यसभा, ये इसका स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी,
और स्थायी सदस्य होता है ना उसका 6 साल और 8 साल नहीं होता है। तो दूसरा गलत हो गया और पहला सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। भारतीय न्यायपालिका की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और प्रतिमान का वर्णन भारतीय संविधान की दूसरी नहीं तीसरी अनुसूची में। ये तो बच्चे को पता है, तो पहला गया और पहला गया। अब दूसरा सही है, देखते हैं या गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। एकदम सही बात है। उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का जो CJI होता है वो बुलाता है राष्ट्रपति की सलाह से। श्रीमान XYZ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कोई अर्हता नहीं है। 65 है उच्चतम होती है, उसके बाद रिटायर होता है, न्यूनतम कुछ नहीं, तो यहाँ डी हो जाएगा। इस्माइल योजना के संदर्भ में पूछा है कि भाई इस्माइल योजना क्या है, तो हम डायरेक्ट तीसरा, अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, हमारा यहाँ बैठता है नहीं बैठता है। हमारे अनुसार कॉमन कौन सा आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है, 2 3, ठीक है ना। और इस अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये हम पकड़ेंगे इस 20 से, ठीक है। इसमें 3 आ रहा है, तो 3 किस में आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो हमारे अनुसार तो डी ऑप्शन होना चाहिए। अगर डी ऑप्शन नहीं होगा तो हम शिफ्ट करेंगे, देखते हैं शिफ्टिंग क्या करते हैं। कि इस्माइल योजना के संदर्भ में, तो इस्माइल योजना है ना, हम डायरेक्ट तीसरे ही पढ़ते हैं। इसमें जिलाधिकारी के अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का है। जिलाधिकारी नहीं है, ये जो पुलिस अधीक्षक होता है ना, SP होता है, उसके तहत रहता है, पुलिस अधीक्षक के तहत। तो तीसरा तो गलत हुआ, तो जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो हमारे ये गया, तीसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ भी आ गया। हम देखो हम शिफ्ट कर ले। शिफ्ट क्यों किया हमने, क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं जिलाधिकारी के संदर्भ में। दूसरा है कि भाई इस्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, ये तो सही बात है, आवास और कौशल प्रदान करता है, ये भी सही है। देखो अगर इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था ना, तो पहला और दूसरा तो नॉर्मल ये सब सही मान ही रहे, तो पहला दूसरा इसी में आ रहा है और पहला दूसरा इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन A और C में से कोई एक होता है, और ये तीसरा डिसाइड करता है भाई कौन सा होगा, तीसरे वाला। तो तीसरे वाला गलत है, जिलाधिकारी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन वास्तव में हार्ड था। एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर नॉर्मल काम कर रही थी, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होगी, और अगर गलत हो भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 38 क्वेश्चन तक गलत कर सकते हो, 38 से 40 के बीच में। और अभी जो जिस हिसाब से 2020 और 21 के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें तो 40 से ज़्यादा भी आप गलत करोगे ना, गलत कर सकते हो, 40 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 100 क्वेश्चन रटना करो, तो क्यों डरना है। डरना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ मेरे से अगर सीखना है तो डर खत्म करो। UPSC प्री के संदर्भ में आपका जो डर है ना, वो खत्म हो जाना चाहिए। अब PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, उसके संदर्भ में अपन को कथनों पर विचार करना है, कर लेंगे हम। इसमें उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने बच्चों का खो लिया। ये तो एकदम सही है, इसको सब जानते बच्चे। और इसमें 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने तक एक मुश्त 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। आप इस योजना को पढ़ना, इसमें दोनों सही है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने का। निम्न से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार किस मामले में, रिट के मामले में, रिट वाला जो क्षेत्राधिकार है ना, उसमें आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार किस मामले में, ये पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 50 में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, देखो इसमें एलिमिनेशन जिसमें लगेगा मैं आपको बता दूंगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, क्योंकि इसमें 2 अगर ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें दोनों में से या तो आपको आना ही पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन कोई नहीं लगता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना। इसमें 14 करते हैं, गलत है। मूल कर्तव्य आपको पता है 11 ही है, और वो भी कब शामिल हुए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था। उस टाइम 10 थे शायद, और फिर शरण सिंह समिति की सिफारिश पर फिर 11वां भी शामिल कर लिया था। संविधान में इसके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया, ये सही बात है, यही उसी टाइम किया था, उसके बाद तो मुश्किल किया। तो 50 में इसका आंसर भी रहेगा। यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है, तो राष्ट्रपति यदि लेना चाहता है तो इसमें देखो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। अब राष्ट्रपति अगर लेना चाहेगा तो उच्चतम न्यायालय मना भी कर सकता है। ये आर्टिकल 142 के अंदर प्रावधान किए हुए इनके भाई परामर्श लेने वाले कौन से, सॉरी 142 नहीं 143, गलती से कभी कभी बता देते हैं। 143 के तहत ये प्रावधान किए हुए 143 में आर्टिकल, गलत नहीं अपन को बताना है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय मना कर सकता है। क्यों कर सकता है, आप एग्जाम्पल देना है। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा है, मान लो राम मंदिर में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय बोलेंगे तुम्हारा क्या राय, तो वो बोलेगा मेरी कोई राय नहीं, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति भी एक तरीके से केंद्र सरकार का ही एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, देखा जाए तो वो मना भी कर सकता है उच्चतम न्यायालय।
राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की करता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालयों के बीच के अंतरों पर विचार कीजिए। हाँ ठीक है, भारतीय संघवाद है जो अमेरिकी संघवाद से भिन्न है, देख लेंगे। अब हमारा यहाँ कॉमन ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ हमारा यहाँ आ रहा है, बी भी कॉमन है और डी, बी और डी कॉमन आ रहा है। और इनमें भी हमारा ऑप्शन तो ये होना चाहिए 2, क्योंकि 2 इसमें आ रहा है, ए में 2 आ रहा है। तो देखते हैं क्या है भैया। अब ऐसा है कि हम कोई एक छांट लेते हैं दोनों न्यायालयों का। अब पहला देखते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्च न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो एकदम सही बात है, ये नहीं है। तो तीसरा तो है, तो यहाँ ए चला गया, ठीक है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। ये तो बिल्कुल सही है, अमेरिका में जो है ना उच्चतम न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो पहला तो सही है, तो पहला सही हो गया। तो इसका मतलब पहला यहाँ सही है, पहला इसमें सही है, और तीसरा भी सही हो गया। तो तीसरा यहाँ सही है, तीसरा यहाँ सही है। तो हमारा ऑप्शन अब इनमें से रहेगा, ये खारिज हो गया, ये खारिज हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। नहीं, संवैधानिक मामलों तक सीमित नहीं है, संविधानोत्तर भी है। प्रावधान किया गया है कि भी आप जो बोलते हैं ना, आजकल इंडिया के अंदर एक बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो गई, सक्रिय न्यायपालिका से अति सक्रिय न्यायपालिका की ओर जा रही है। तो संवैधानिक मामलों तक नहीं रह गया है, ठीक है ना। और मेनका गांधीवाद में जो अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई थी, उसके बाद तो बोला गया था कि विधि के द्वारा स्थापित शासन और विधि द्वारा स्थापित शासन, ये दोनों मामलों में दिया जा सकता है। तो ये रहेगा, दूसरा गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ सी बी आ जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, ये रहेगा इसमें। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है? मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन कौन सा सही पूछा हुआ है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल में देखो हमारे अनुसार तो देखो कॉमन ऑप्शन क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, और उसमें ए फैक्टर डिसाइड करा, तो इसका अनुसार हमारे ऑप्शन ए इसमें आ रहा, तो बी होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो बी होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, तीसरे दूसरा कोई पढ़ लेते हैं। इसकी शक्तियाँ तथा कार्य संविधान में परिभाषित है। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और परिभाषाएं कुछ भी संविधान में वर्णित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द का भी उल्लेख संविधान में नहीं है। हाँ, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें एक बार उल्लेख किया गया था, बाकी तो है ही नहीं। तो दूसरा गलत हुआ, दूसरा गया, दूसरा गया। अब पहला तो वैसे ही सही हो ही जाएगा, इसका मतलब पहला सही होगा। तो अब तीसरा देखते हैं, क्यों पहला दोनों में आ रहा, तीसरा देखेंगे। ये राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी थी। एकदम सही बात है, राष्ट्रपति की सलाह बाध्यकारी। तो हमने ऑप्शन बी निकाला था और बी आया, देखो। अब देखते 55 में, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राज्यपाल के पद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, तो कर लेंगे। राज्यपाल का पद, उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए कानूनी दायित्वों से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। आज सही बात है, कानूनी दायित्वों से उसकी व्यक्तिगत उन्मुक्ति, एक तो दूसरा सही बात है, दूसरा इसमें भी, दूसरा इसमें, इसका ए गया, ए गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रभावित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में न हो। नहीं, गलत है, एक भी अगर नहीं है तो भी कर सकता है। तो पहला गलत हो गया, तो इसका आंसर भी आ गया। निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निरीहता से ग्रस्त हो जाती है? संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निरीहता से ग्रस्त हो जाती है। तो पढ़ेंगे, बिल्कुल सब सिंपल है। 56वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यदि कोई, अब तीसरा ही पहले, अब हम अकॉर्डिंग टू हमारी कॉमन क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, और डिसाइड कौन सी करेगा, सी में 3 आ रहा है, 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, निरीहता। यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये सही बात है। 6 माह की समाप्ति से पहले अगर निर्दलीय सदस्य जैसे ही होगा ना, सत्र प्रारंभ होने के बाद नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो निरीह हो जाएगा, एकदम सही बात है। पहला सही है, पहला सही है, तो इसका मतलब ये सी चला गया हमारा। अब दूसरा है, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये गलत है। 6 माह तक इसको छूट है, तो ये दूसरा गलत हो गया, दूसरा गया और दूसरा गया। तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा आंसर आ गया वैसे भी। तीसरा सही होगा, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता जिससे संबंधित था, तो ये तीसरा सही है। तो हमारा आंसर जो हमने निकाला था वही आंसर यहाँ भी आ रहा है। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो सहकारी समितियां हैं उसके संदर्भ में, जो कॉमन ऑप्शन की बात करें तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन में इसमें नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट कोई चेक करेंगे जिससे कि हम आंसर पा सकें।
तो हम ये कोशिश करेंगे पहला, दूसरा या तीसरे में इसको एक पढ़ लेते हैं। सहकारी समितियों में सही पूछा हुआ है, ये देख लेना, सही गलत क्या पूछा ये देख लेना। किसी सहकारी समिति में निर्देशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है। ये बोलना है 21 से अधिक नहीं हो सकती, तो एकदम सही बात है, 21 से अधिक नहीं हो सकती है। तो और पहला, सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला होनी चाहिए, ये भी सही बात है, 2 होनी चाहिए। पहला देखते हैं, किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचकों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। सहकारी समिति में निर्वाचकों को जो निर्वाचन, ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है, इसके लिए जो कार्य करेगा वो विधानमंडल में किया जाएगा। विधानमंडल जो भी प्रावधान करती है तो विधानमंडल के ऊपर चलता है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ये ए गलत हो गया। तो जैसे ए गलत हुआ, ए गलत हुआ, ए गलत, ऑप्शन बी आ गया। मैंने बोला ना हार्ड क्वेश्चन होगा ना, उसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगेगा और एक ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कई लोग चिल्लाएंगे भाई 21 का पता ही नहीं है, 2 का पता ही नहीं है, तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग नहीं करता है सहकारी समितियों के संदर्भ। ठीक है, तो मैं आपको इसके संदर्भ में यही बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी हम आगे से आगे कंटिन्यू पढ़ाते रहें। तो हमको भी ये मोटिवेशन मिलता है भाई, आप लोग हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो, आगे लोगों तक पहुँचा रहे हो और हमें भी ये बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है, कौन सा, यहाँ हो गया है हमारा 56 हो गया है। अब हम 58 पढ़ेंगे, 57 भी हो गया है। 58 में है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति कौन सी है? और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना, ये तो है ही, बिल्कुल है, निलंबनकारी वीटो तो रहेगा। चलो हम ऐसा करते हैं, एलिमिनेशन मेथड पहले बता देते हैं। एलिमिनेशन में हमारा ऑप्शन, एलिमिनेशन में बी और सी रहता है यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू हमारे ये ए किस में आ रहा है, बी में आ रहा, तो इसका ऑप्शन हमारे अनुसार तो बी रहेगा। आप देखते हैं क्या है। तो निलंबनकारी तो है ही, और अब सेकंड है, अब तीसरा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि पहला हम गलती से पढ़ लिया, हम तीसरे पे ज़्यादा आते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति करना कोई विवेकाधीन शक्ति थोड़ी है, ये तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बताता है उसी कर लेते हैं। तो तीसरा गया। तो पहला तो है ही, अब दूसरा देख लेते हैं। जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं होता, बहुमत अगर नहीं होगा तो विवेकाधीन रहेगा। तो इसका आंसर बी होगा और हमने बी निकाला है। तो ये एलिमिनेशन जो हार्ड होगा उसमें एलिमिनेशन लगेगा और शिफ्ट भी नहीं होगा। अब भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र क्षेत्रीय विस्तार, संपूर्ण भारतीय उसके राज्य क्षेत्र किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता की असीम प्रवृत्ति है। नहीं, संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं, जो है ना दिल्ली है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार, वहाँ पे नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है उसे राज्य से बाहर भी लागू हो सकते हैं। इसमें दोनों गलत है, डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, इसका तात्पर्य क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ये सिंपल क्वेश्चन, न्यायालय सार्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक अवमानना के दंड देने की शक्ति, ये दोनों है। तो ये हो जाएगा। निम्न में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल हैं? अब कौन कौन से विषय, तो अब इसमें हम देखेंगे 61वें क्वेश्चन के अंदर कॉमन छाटेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये भी आ रहा है दोनों, और ये भी कॉमन है, 3-3 इसमें 2-2 हैं। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे, देख लेंगे, सिंपल देख लेंगे। पंचायतों के दायरे में कौन कौन से नहीं हैं? गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन है, गंदी बस्ती सुधार करना है। ये देखो कृषि है, खादी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों तो है। ये तीसरा नहीं है, तीसरा अगर एलिमिनेट कर लो, तीसरा ये एलिमिनेट कर लो, बाकी ऑप्शन हमारा सी यहाँ आ जाएगा। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शाखा है उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें जो कार्यकारी मतलब कार्यपालिका के संदर्भ में बात की जा रही है, कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? तो कार्यपालिका में यहाँ देखो ये सभी संसद सदस्य नहीं होंगे, तो ये तीसरा तो एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, और वैसे भी हमारी अगर देखा जाए ना ट्रिक के अनुसार कॉमन ऑप्शन छाटेंगे हम, तो ये कॉमन ये रहेंगे, ये दोनों। ठीक है, यही कॉमन ये आ रहा है। इसमें भी अगर देखो एक तो ये 3 हमारा, तो 3 डिसाइड करेगा, 3 किस में आ रहा, 3 ये है, 3 इसमें आ रहा, तो हमारे अकॉर्डिंग टू आंसर ये सी होना चाहिए। अब इसका देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो ये तीसरा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, ये सॉरी तीसरा गया। तो हमारा अगर ऑप्शन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, देखो ये बी से सी से बी की ओर चला गया है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका 62वां। अब 63 है, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विभागीय स्थायी समितियों की बात की जा रही है, विभागीय स्थायी समितियाँ 63।
इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। विभागीय स्थायी समितियों का जो निर्वाचन होता है ना, वो इसके माध्यम से नहीं किया जाता। ये आनुपातिक जो इंडिया के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी किए जाते हैं, बाकी के नहीं किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा बात करें कि विभागीय स्थायी समितियों के सदस्य जो अध्यक्ष सभापति द्वारा संबंधित सदन के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है। इसमें 31 सदस्य होते हैं, नाम निर्देशित होते हैं। नाम मतलब छांटते थे किसका नाम लेना, किसको बनाना है। और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो बहुत कम होता है इंडिया में। ये तो पहला गलत हो गया, पहला गया। ये संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है। हाँ, विचार कर सकती है। बजट में कटौती का ये सुझाव नहीं दे सकती, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया दूसरा भी। तो ये डी आंसर आ गया। विचार करना कोई गलत नहीं है, विचार कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की, मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया जिन्होंने। तो ये सरोजनी नायडू के बारे में, आप सरोजनी नायडू के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते पढ़ो, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते नहीं आए तो। संत गार्ड ये बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये गार्ड के बाबा है, ये अवध क्षेत्र से, ये गलत हो गया। जैसे गार्ड के वार्ड के जो नाम होते हैं ना, अवध में होते हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र के, तो ये महाराष्ट्र के हैं, तो ये गलत हो गया पहला। तो पहला गया। उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपराओं का अनुकरण किया। हाँ, ये सही है। कबीर और रैदास की बड़े अच्छी जो परंपरा हुई थी, उनका अनुकरण करने में क्या दिक्कत है, तो किया बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से 1992 की, ये देखो यहाँ पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं कि भाई मैंने तो गार्ड की सुनाई नहीं। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके बारे में विशेष हुआ है, जब ये आया, नहीं तो नहीं पूछते। ठीक है ना। और करंट तो आपको पढ़ना ही होगा। इनमें से कौन से 1972 के 73वें संविधान अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है। देखो यहाँ नहीं पूछा हुआ, ये इनके ऊपर गौर करो कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ हमारे कॉमन ऑप्शन यहाँ आ तो रहे, यहाँ ये देखो, ये बी और डी ये कॉमन है, और ए और सी कॉमन। बाकी हम यहाँ एलिमिनेट नहीं कर सकते कॉमन से, क्योंकि चारों कॉमन आ रहे हैं, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं। गलत पूछा हुआ है 92 में, गाँव या गाँव के समूह में ग्राम सभा गठन करना होगा। ये तो एकदम सही है। ठीक है, ये तो है, ये तो इसको हटाते हैं। तो पहला तो सही हो गया। तो यहाँ ये गया, यहाँ बी डी गए। अब पीछे क्या बचा है, तो इसका मतलब पहला तो है ही। अब इनमें से कोई एक होगा। राज्य वित्त आयोग गठन करना, ये भी सही है, ये भाई अनिवार्य है, राज्य वित्त आयोग। पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, पंचायतों के अंदर संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये कोई अनिवार्य नहीं, करना चाहे तो कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। 30 तो गलत हो जाएगा। 30 गया तो गए, ये ऑप्शन हमारे बच गया। निम्न से कौन से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्ति करने के संभावित कारण है। राज्यपाल जैसे है ना, उसको निर्वाचित नहीं किया जाता, नियुक्त किया जाता। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर निर्वाचित करोगे तो फिर मुख्यमंत्री क्या मतलब है, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दोनों बीच संघर्ष हो जाएगा, अतिरिक्त पैसा खर्च होगा, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे किस ना वैसे डी रहता है कि क्या कारण है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से टकराव और रोकना सही बात है। जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले व्ययों को कम घटाना सही बात है। राज्य में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना, ये सही है। तीनों ये। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा हुआ कौन सा सही है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह, सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य, बिल्कुल वो अनिवार्य कार्य करता है। और सेकंड बात ये है कि अच्छा, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं, एक बार वो लौटा भी सकता है ना प्रावधान। ये जो आपको पता होगा कि जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन कार्य करता है। जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन कार्य करता है। तो इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए सदैव एक मंत्रिपरिषद होती है। जब भी कोई मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो वह कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण न ले। तो इसका मतलब ये विवेकाधीन उसमें नहीं रहेगी, तो पहला गलत है। और राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य, ये एकदम सही बात है। राष्ट्रपति के लिए जो है ना, ये कार्य करना बिल्कुल अनिवार्य है, तो इसका ये रहेगा। अगर मैंने आपको गलती से बता दिया कि मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता करना अनिवार्य नहीं, तो राष्ट्रपति अपने इच्छा से करने लग जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री और हम जो चुन के सरकार भेजते हैं उसका मतलब ही क्या रहा। निम्न से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कौन कौन कर सकते हैं, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। इसमें कॉमन ऑप्शन ले लो, ये चार, जिसमें सभी ऑप्शन होते हैं वो तो वैसे भी छंट जाता है। तो इसमें अब कौन सा होगा, देखो इसमें एक आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और 3 इसमें आ रहा है, और 2 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हो रहे हैं ना, 2 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा संभावना ये बी की रहेगी ऑप्शन में। आप चौथा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के तो होते ही नहीं, इनको तो हटा ही देना आता है, क्यों विधान परिषद पूरे राज्य में है ही नहीं, बहुत कम ही राज्य में है। तो चौथा हट गया, तो चौथा ये गया, चौथा गया। तो इसका मतलब पहला दूसरा तो दोनों में आ रहा है। अब इसमें एक डिसाइड करेगा एक है कि नहीं है।
लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्देशित नहीं होते, निर्वाचित होते, पहला भी गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे वैसे भी हमने जो छांटा था, बीच छांटा था, वही आया। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एलिमिनेशन मेथड तगड़ा काम करता है, ध्यान रखना। आप खुद देख रहे हो, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ फैमिलियर होते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या पूछा, सही पूछा हुआ है, ये है कि संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद सदस्यों को जो संसदीय विशेषाधिकार मिले उनके बारे में बात करनी है। तो विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम सदन के पटासीन अधिकारी के पास होता है। ये तो एकदम सही है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। उन्हें संसद के सत्र के दौरान, लोकसभा और राज्यसभा, उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दांडिक दोनों नहीं, बिल्कुल सिविल में रहेगा, दांडिक में नहीं रहेगा। सिविल में तो उनको बुला ही सकते हैं, दांडिक में नहीं है। हाँ, इसमें 40 दिन पूर्व है और 40 दिन पश्चात तक सिविल मामला नहीं बुलाते, दांडिक बुलाते। तो दूसरा तो गलत हो गया और पहला सही है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बिल्कुल सिंपल है भैया, राष्ट्रपति जो होता है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करता है। 71 हो गए, 72 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में किस देश के मध्य एक संयुक्त जो है वायुसेना अभ्यास हुआ था? ईस्टर्न के बारे में कीजिए। तो ये ओमान के मध्य में हुआ था। ये करंट के क्वेश्चन है, आपको खुद को पढ़ने मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जब उपराष्ट्रपति जो होता ना, तो उससे वो सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो राष्ट्रपति को उनके अधिकारी कर्तव्यों के लिए होती है। ये तो एक सही बात है। वो राज्यसभा के सभापति कर्तव्यों का पालन करता है, नहीं उस टाइम वो नहीं करता है। वह को मार्शल कोर्ट की क्षमा कर सकता है, ये भी कर सकता है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति वाले सारे अधिकारी जो होते हैं। और जो पैसा एक्ट के बारे में पूछा 96 वाला, पैसा एक्ट के बारे में क्या भाई है? इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व नहीं, पैसा एक्ट तो कम से कम 10 राज्यों में लागू है, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, राजस्थान है और तेलंगाना। ये 10 राज्य में पैसा लागू हुआ है। और भी है पूर्वोत्तर के अलावा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इन अधिनियम के उपबंधों के नहीं, ग्रामीण और ये दोनों नहीं, ये सामाजिक मंत्रालय होता है, सामाजिक पंचायत राज मंत्रालय इनके लिए, ग्रामीण नहीं, पंचायत राज मंत्रालय रहता है। तो दोनों गलत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी आ गया। 74 हो गया। 75 की बात करें। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राक्कलन समिति, इसे स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है क्योंकि इसे पूरे वर्ष सभी मंत्रालय विभागों की जांच करनी होती है। प्राक्कलन की बात की जा रही है, तो ये पूरे वर्ष सभी विभागों की नहीं करता। ध्यान, ये जो सभी आया यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, सभी नहीं है। यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान की जाने के बाद करती है। ये सही है। एस्टिमेट जो होती है उनके बाद में करती है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय, ये एकदम सही बात है। और केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष करता है, दोनों सही है, सही होगा। बात करें कि न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, एकदम सही बात है, संसद लाती है, विशेष बहुमत से हटाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन नहीं, कदाचार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वो राष्ट्रपति में रहता है, जो हमने पहले पढ़ा, दूसरा गलत हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। दिल्ली का उच्च न्यायालय की स्थापना ये इसमें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी, दिल्ली प्रदेश की स्थापना हुई थी, न कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती संशोधन की, साधारण बहुमत से आप कोई भी। इसमें क्या होता है कि संविधान में एक अनुच्छेद है 241 है, उसमें संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने आपको आर्टिकल बता दिया 241। अब बात करें 79 में, इसमें देखो सही नहीं पूछा हुआ है, ये क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है सही नहीं है। निम्न कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मंत्रिमंडलों के कार्य की अधिकता को कम करना, एकदम सही बात है। निगमित मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की गहन जांच की सुविधा देना, ये भी ठीक है। नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान, नहीं, नीति निर्माण जो है मंत्रिमंडल खुद करता है, यहाँ समितियां नहीं करती, समितियां सलाह देती हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका या पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से प्रश्नगत किया जा सकता है। ये निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में किस प्राधिकार
को प्रस्तुत की गई है। तो ये जो है ना राज्य विधान मंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकार को दिया जाता है, बाकी नहीं है। ठीक है, अच्छे ये है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में पूछा हुआ है। तो राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं लेते, जो निर्वाचित होते वही लेते हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक 30 वर्ष निर्वाचन होता है। 30 से नहीं होता, 2 से होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसमें दोनों गलत हो गए ना, डी आ जाएगा। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्न से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय स्थानीय परिषद की जो आवास और शहरी मामले का मंत्रालय वो करता है। ठीक है, इसमें परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसको किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो ये नहीं पूछा हुआ। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा। हमारा कॉमन ऑप्शन इसमें आ रहा है, कोई कॉमन इसमें आ रहा है, कॉमन है, बी और डी कॉमन है, और हम 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी मारने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले तो ऐसे करते 30 से कोई छांट लेते हैं, 30 से गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग, सही नहीं है। तो ये निम्न में से स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषताएं कौन सी नहीं है? स्थानीय निर्णय निर्माण में केंद्रीकरण, निर्णय निर्माण में केंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण नहीं होगा ना, विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा।